नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएस अड्डा पे। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ नियुक्तियां जैसे न्यूज को कवर करने वाले हैं। यह आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका में दिया हुआ है, उन सभी को एक एक बिंदुओं को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सबसे पहला जो न्यूज है आपके इस प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीने 2023 के मैगजीन में, वो है चुनावों उपरांत गुजरात में भाजपा, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अब तक पढ़ भी लिया होगा कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनी है। हाल ही में जो दो इलेक्शन हुए थे दो प्रदेशों में, एक था गुजरात और दूसरा था हिमाचल प्रदेश में। तो भाजपा की सरकार तो गुजरात में थी ही और अब रिटेन भी हो गई, लेकिन जो उलटफेर हुआ है वह हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन इस बार एज यूजुअल हमेशा हिमाचल में होता है, पहाड़ों की यह फितरत रही है कि वहां हर 5 साल के बाद क्या होता है, सरकार चेंज हो जाती है। इस बार भी हिमाचल की प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए, वो ये कि आपको ये जानना चाहिए कि दोनों जगह पर जो चुनाव हुए हैं वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उसके साथ साथ वहां के विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑल अगर हम बात करें, मतगणना की तारीख कब थी, चुनाव तिथि कब घोषित की थी, दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। ये आपके रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा दिया गया है, जिसे आप एक बार गो थ्रू हो सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर एकदम ज्यादा मूडी निकले तो आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मतगणना कब था इसका, या चुनाव तिथि कब था, या अदर्स पार्टियों को कब मिला। तो ऑल एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री वहां के बनाए गए श्री भूपेंद्र पटेल। वहीं पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के जो सीएम कैंडिडेट हुए वो हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा में सीटों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 182 सीट है आपको गुजरात में, वहीं हिमाचल प्रदेश में कुल है 68। याद रखिएगा, 182 विधानसभा सीटें की संख्या है गुजरात में और 68 सीटों की संख्या है हिमाचल प्रदेश। एक चीज जो इस न्यूज से आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि देखिए, यहां पर सपा को 1 सीट मिला था, वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें प्राप्त किया और ये 5 सीटें जो है ना, आम आदमी पार्टी के लिए वरदान साबित हो गई। गुजरात के चुनाव में आम आदमी के लिए पार्टी के लिए वैसे तो मुख्य कंटेंडर के तौर पर इलेक्शन के पहले ये काउंट किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ 5 सीटें प्राप्त की गई। लेकिन आप मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी को यहां से बहुत फायदा हुआ है। अगला न्यूज देखिए, इसी से रिलेटेड है। अगला न्यूज क्या है आपके लिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही अगला न्यूज है, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर का पार्टी। तो आपको मालूम होगा कि जैसा कि हमने बताया कि 5 सीटें गुजरात में इसको मिला। 5 सीटें के साथ साथ इसकी जो वोट शेयरिंग परसेंटेज था वह था 12.92%। लगभग आपको कितना प्रतिशत था, 13%, राइट। अब इससे क्या हुआ कि गुजरात में इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो जब गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला तो होता क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का पार्टी अगर आपको बनना है, राष्ट्रीय स्तर पार्टी का बनने के लिए आपको मिनिमम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। तो जैसे ही गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, ये एलिजिबल हो गया। कौन? आम आदमी पार्टी। क्योंकि इससे पहले आपको मालूम होगा कि दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में ये 3 जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, दिल्ली, पंजाब और गोवा में पहले से ही आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। जैसे ही 5 सीटें और 12.9% सीटें गुजरात में प्राप्त हुई, चौथा राज्य बन गया गुजरात, जहां पर आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला। और जैसे ही 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को, यह राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा मिला। माय फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अब जब आप पॉलिटी वाले सेक्शन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है और क्या क्या बेनिफिट होता है,
यहाँ पर हम सिर्फ आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिंदु को डिस्कस कर रहे हैं कि नौवां जो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वह है आम आदमी पार्टी को, याद रखिएगा यह 9th है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके एग्जाम के लिए। तो बीजेपी, आपको मालूम है दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ही। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है पार्टी, वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीएसपी मायावती की पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएम, ठीक है, एक है सीपीआई और एक है सीपीएम, और लास्ट जो है आम आदमी पार्टी। इससे पहले नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिला था। इसको मिला था नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिला था। तो टोटल जो है 9 इन पार्टियों को आप याद रखिएगा, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी नहीं है ये, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीएम और सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई और आपको आम आदमी पार्टी, ये 9 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का दर्जा दिया। काफी फायदा होता है इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मिलने से। इनके खास करके मैं कुछ मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि एक तो इनको एक स्लॉट मिल जाएगा, जब भी चुनाव होगा तो एक रेडियो पर और टीवी पर प्रचार करने का स्लॉट मिल जाएगा, वो भी कम पैसे में। ये अपना कुछ लिस्ट रख सकते हैं स्टार प्रचारक का। इसके साथ ही इनके जो चुनाव चिन्ह है, अब इनके चुनाव चिन्ह पर कोई अन्य जगहों पर चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर का पार्टी हो गए, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलेगा खास करके। और अब देखिए जो आपको ईवीएम है, ईवीएम में इनका नाम सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि ईवीएम में नाम अल्फाबेटिकली होता है, और अल्फाबेटिकली में भी आप देखेंगे कि उनका नाम पहले होता है जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, फायदे की बात क्या होगी आम आदमी पार्टी के लिए कि सबसे टॉप पर होगी आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय स्तर का जैसे ही मिला और सबसे टॉप पर होगी, पहला नंबर पर ही आम आदमी पार्टी का आपको मिलेगा वोटिंग। तो इससे भी एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो जरूर मिलता है, राइट। आइए अब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया। तो आपको मालूम है कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक विधेयक पुराना है ऑलरेडी इंडिया में, वो है 50 वर्ष पुराना। लगभग 1972 में यह कानून पारित हुआ था इंडिया में। वन्य जीव संरक्षण जो विधेयक है भारत में वह है 1972 का। बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है यह प्रश्न कि भारत में वन्य जीवों को संरक्षण से जुड़े प्रावधान क्या है, तो वह है 1972 का प्रावधान। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जब यह कानून बन जाएगा तब हम उसको पूरी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि नया वन्यजीव संशोधन विधेयक को राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को पारित कर दिया गया। तो राज्यसभा, पहले लोकसभा में ऑलरेडी यह पारित कर दिया गया था, अब इसको राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अमेंडमेंट हो जाता और इसको पारित कर दिया जाता है, तब सिर्फ राष्ट्रपति का स्टांप लगाना बाकी रह जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देंगे तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो नया विधेयक वन्य जीव संरक्षण विधेयक जब राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी तब एक्ट बन जाएगी और उसमें जो भी प्रावधान होंगे हम उसको कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से आपको याद रखना चाहिए वो ये कि पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री। इतनी चीजें आपको इस न्यूज से याद रखना। सबसे पहले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को याद रखिए। दूसरा चीज कि इसमें अब आपको क्या कर दिया गया है? अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट करके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा यह पारित कर दिया गया। अब वर्तमान में पर्यावरण मंत्री जो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक जो हाल ही में पारित हुआ है राज्यसभा से, उसको अब राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन देना बाकी है। जब हो जाएगा तो हम उसको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज, कई सारे एग्जामों में यहां से प्रश्न बना है। फ्रांस से जो 36वां और अंतिम राफेल विमान पहुंचना था भारत, वो अब पहुंच गया है। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि भारत ने फ्रांस के साथ डील किया था राफेल विमान का। राफेल विमान के 36 फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल को फ्रांस से डील किया था भारत ने, और उसका पहला जो खेप था वह सितंबर 2016 में, हालांकि यह सितंबर 2016 में इसके तहत समझौता हुआ था और
उसके बाद जो है धीरे 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 प्राप्त हुआ और 36वां जो है आपको 15 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 15 दिसंबर 2022 को 36वां राफेल विमान भारत को मिला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा कि कहां से मिला? फ्रांस से। ज्यादा इसको डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए, उतना ही काफी है। फ्रांस से राफेल हमने कहां से खरीदा? राफेल हमने खरीदा है फ्रांस से। एक प्रश्न यहां से बन गया। दूसरा प्रश्न यह है कि कितने राफेल? तो 36 राफेल। तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि कंपनी कौन है? तो डसाल्ट, ये पूछा हुआ है। ठीक है, कंपनी कौन है? तो डसाल्ट। चौथा जो है, अच्छा देखिए, दो जगह इसका स्क्वाड्रन बनाया गया है, एक तो अंबाला में, ये जो हरियाणा में पड़ता है, और दूसरा यहां पश्चिम बंगाल के हासीमारा में। तो जो कैंडिडेट एसएसबी वगैरह की तैयारी करते हैं, राइट है, फौज में अफसर बनने की तैयारी करते हैं, तो उनको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। तो हरियाणा में अंबाला में और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में एक स्क्वाड्रन, दो स्क्वाड्रन राफेल का बना है। तो एक जो है पाकिस्तान के परस्पेक्ट से, वहीं दूसरा जो है चाइना का परस्पेक्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द स्क्वाड्रन नेम। कमिंग टू द स्क्वाड्रन नेम में आप ये जानिए कि इसका स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है गोल्डन एरो, राइट। द गोल्डन एरो हैज बीन गिवन द नेम ऑफ द राफेल स्क्वाड्रन। राफेल स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरो। तो दिस वाज ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द राफेल। राफेल से इतनी चीजें अगर आपको मालूम है तो आप एग्जाम में बना लेंगे। अगला देखिए, अगला जो न्यूज है वो यह कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, भारत सरकार जो है नाम अभी आजकल बहुत बदल रहे हैं, तो बहुत सारे बदलाव हुआ है हाल ही के दिनों में। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसी पर फोकस करना चाहिए। अब 21 का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 21 परम चक्र विजेताओं के नाम पर अगर आप याद करने जाते हैं तो वो एक कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल बन जाएगा। बस आप ये ध्यान दीजिए, आपसे क्या प्रश्न बना सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार के कितने निर्जन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण करने का विचार किया गया है? तो वो है टोटल 21, राइट। इंपॉर्टेंट यहां है, इंपॉर्टेंट क्या है, 2018 में सबसे पहले अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड, पहला रॉस आइलैंड, दूसरा नील आइलैंड और तीसरा हैवलॉक आइलैंड, याद रखिएगा, रॉस, नील और हैवलॉक को नाम चेंज कर दिया गया था। रॉस को कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वहीं नील को कर दिया गया था शहीद द्वीप, और हैवलॉक को कर दिया गया था स्वराज द्वीप। इनका नाम याद रखिएगा, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण करने का फैसला सरकार के द्वारा। ये चीजें आपको यहां याद रखना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है योजना। योजना में क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। देखिए, स्टेशन से तो समझ में आता है, स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या किया गया है? सबसे पहला चीज तो यह रेलवे के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा चलाया गया है। अब रेलवे के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना में करेगा क्या? क्या पानी बांटेगा? नहीं। तो क्या करेगा? तो ये करेगा रेलवे कि इसको अपग्रेडेशन करेगा और मॉडर्नाइज करेगा। तो अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइज के लिए अमृत भारत स्टेशन रेलवे योजना आपको रेलवे के द्वारा चालू किया गया है, जिसमें कि आपको 1000 से ज्यादा छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों को अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइज। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है रेलवे के द्वारा शुरू की गई है, और इसमें 1000 से कुछ ज्यादा ही स्टेशन, छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों को अपग्रेडेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन, एवं मॉडर्नाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवीनीकरण किया, राइट। वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। अगला देखिए, अगला ही नेशनल न्यूज से क्या है, वो है अग्नि 5 से संबंधित। देखिए, अग्नि 5 क्या है? तो मिसाइल है। जैसे ही अग्नि 5 आपके दिमाग में आता है, मिसाइल आता है। तो अग्नि 5 को जब मिसाइल आपके दिमाग में आ जाता है तो यह भी बात समझ में आया होगा कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अग्नि 5 जो है सतह से सतह, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ऑप्शन में आपको दे सकता है यहाँ सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, इस तरह से ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अग्नि की जितनी भी सीरीजें हैं वह क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं।
और सभी सीरीजें डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और परमाणु क्षमता से संपन्न है, यानी परमाणु वारहेड कैरी करने में यह सक्षम है मिसाइल। रेंज की बात करें तो इसका रेंज लगभग 5000 सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसकी रेंज चाइना ऐसा मानता है कि इसकी रेंज 5000 से ज्यादा है। और यह ध्यान दीजिएगा आईसीबीएम कैटेगरी में है। अब आईसीबीएम कैटेगरी क्या होता है? वैसा मिसाइल जो इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ही आईसीबीएम कहते हैं, राइट। अब परीक्षण तो इसका बहुत पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अग्नि 5 का जो परीक्षण है, ये जो तारीख है 15 दिसंबर 2022 को ही हुआ है। ये क्या है, बार बार इसको चेक किया जाता है। तो हाल ही में फिर से 15 दिसंबर 2022 को अग्नि 5 का फिर से सफल परीक्षण किया गया। और ये बार बार ये परीक्षण कहाँ से किया जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप। तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए। अब्दुल कलाम द्वीप, आपको मैं ये बता देता हूँ कि अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा में है। पहले इसका नाम व्हीलर आइसलैंड हुआ करता था, व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, अब अब्दुल कलाम द्वीप है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखिए, 5 लाइन एटलीस्ट। आइए अग्नि 3 के देख। तो अग्नि 5 में आपने देखा कि इसका रेंज 5000 से ज्यादा है, आईसीबीएम कैटेगरी में है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, परमाणु क्षमता से संपन्न है, वहीं सतह से सतह मार करने वाला है। अग्नि 3 की बात करें तो यह भी परमाणु क्षमता से संपन्न है, सतह से सतह मार करने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जितनी भी अग्नि सीरीज है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया है, परमाणु क्षमता से संपन्न है। अग्नि 3 और अग्नि 5 भी सतह से सतह मार करने वाली है। वही रेंज की अगर बात करें तो 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, याद रहेगा। चलिए, और इसकी भी सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं, ये तो रहा आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि भारत और चीन की सेना के बीच झड़प। तो एक न्यूज तो आपने देखा होगा कि लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में फिंगर 5 के पास हुआ था। लेकिन लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है भारत और चाइना के सेना के बीच में, वह है तवांग क्षेत्र। तो तवांग क्षेत्र आपको मालूम होना चाहिए। तवांग क्षेत्र जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यह आपको भली भांति मालूम होगा, अरुणाचल प्रदेश के यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास यह हुआ है। मिसहैपनिंग जो हुआ है अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हुआ है। लाइन ऑफ LAC बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। कब? 9 दिसंबर 2022 को न्यूज में आया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत और चीन सेना के बीच झड़प हुआ। तो जैसे ही अगर आपको आए कि हाल ही में खबरों में रहे तवांग क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर आप लगा दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। अगर हम अरुणाचल का कैपिटल की बात करें तो अरुणाचल का कैपिटल है ईटानगर, ईटानगर। और वहीं मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है वहां के? तो सीएम है प्रेमा खांडू। कौन है? प्रेमा खांडू। तो याद रखिएगा, अरुणाचल को जो स्थापना तारीख है 1987 है, 20 फरवरी 1987 इसका अरुणाचल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं इसका राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। अरुणाचल का अगर आपसे कोई हिंदी पूछता है ना, तो उगते हुए सूर्य का पर्वत कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? उगते सूर्य का पर्वत, उगते सूर्य का पर्वत। तो भारत में कहीं अगर सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है तो वो है अरुणाचल, यानी सनराइज सबसे पहले अरुणाचल में ही देखते हैं लोग, राइट। समझ में आ रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है, राइट। और मुख्यतः अगर भाषा की बात कीजिएगा तो हिंदी ही लगभग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। अगला जो न्यूज है वो है मालदीव से। तो मालदीव में क्या हुआ है? भ्रष्टाचार के मामले में वहां के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को, याद रखिएगा, अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष का कारावास की सजा हो गई, यानी 11 वर्ष का जेल हो गया है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के। अगला न्यूज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगला जो न्यूज है वो है आपको फिजी से। तो फिजी के बात करें तो फिजी में आप देखिए फिजी में क्या हुआ है। फिजी में यह हुआ है कि वहां पर नए प्रधानमंत्री, यहां पर थोड़ा सा अमेंड कर लीजिएगा, नए कर दीजिएगा, नए हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो यह एक ओशनियन कंट्री है। क्या है? ओशनियन कंट्री है और ओशनिया में है फिजी, पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, मैप यहाँ पर 2 मैप इंसर्ट करने का प्रयास किया है, वर्ल्ड मैप या पूरा अर्थ ग्लोब। यहाँ पर देखिए फिजी
तो फिजी में आप देखेंगे तो आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह जो है गणराज्य के रूप में से जाना जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया के में एक द्वीप देश क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है, राइट। और इसकी राजधानी याद रखिएगा, फिजी की राजधानी है, फिजी का कैपिटल है सुवा, क्या है, सुवा इसका राजधानी है। और मुद्रा है फिजी डॉलर, फिजी डॉलर है। तो इनके प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा राबुका, सितवनी राबुका, क्या है, सितवनी, सितवनी राबुका नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के, फिजी का, याद रखिएगा सितवनी राबुका फिजी का नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं कैपिटल है इसका सुबा और फिजी डॉलर इसका करेंसी है, ओके। और कंटिनेंट अगर आपसे पूछता है तो ओशिनियन कंट्री में है। तो इतनी चीजें आप इस जो हेडलाइन है उसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉप वगैरह का जब भी न्यूज में आता है ना, आप उसको एकदम ईयर मार्क कर लीजिए। एनवायरमेंटल सेक्शन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा ही जाएगा आपसे। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 15वां यानी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 15वां शिखर सम्मेलन जो है, ये चूंकि कहां पर होना था, या होना था आपको तो वैसे तो चाइना में, लेकिन इस चाइना में ना होकर कहां पर संपन्न हुआ, ये हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। तो देखिए खास बात क्या है कि 15वां शिखर सम्मेलन जो है वह कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कोप 15 जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ और इसका मेजबानी लेकिन चीन के द्वारा ही किया गया था। तो यह जो इसका पहला भाग जो है 11 से 15 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। वहीं दूसरा भाग चीन के कुनमिंग में ही कराया जाना था, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ तिथियों में परिवर्तन करवाया गया और इस बार कनाडा में किया गया दिसंबर 2022 में, कनाडा में मॉन्ट्रियल में। लेकिन मेजबानी इसका कौन किया था, चीन के द्वारा। अगर आपसे लोकेशन पूछता है कि कन्वेंशन बायोलॉजिकल ऑन डाइवर्सिटी का कोप 15 कहां पर संपन्न हुआ, तो आप याद रखिएगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। मेजबानी किसने किया था, तो चाइना ने मेजबानी किया था इसको, ओके। इतनी चीजें आप याद रखिएगा इस कॉप 15 से। आगे बात कर लेते हैं विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की। तो फोर्ब्स एक मैगजीन है अमेरिका का, आपको मालूम है अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स मैगजीन, जो विश्व के महत्वपूर्ण सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों को लिस्ट जारी करता है। तो यहाँ पर 100 महिलाओं के जो लिस्ट जारी हुआ है फोर्ब्स में, अमेरिकी मैगजीन पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा, उसमें भारत के कुल 6 महिलाओं को स्थान दिया गया। कितनी महिलाओं को, 6 महिलाओं को स्थान दिया गया है। वहीं पर विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन बनी है, तो वो बनी है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर जो हैं वर्ल्ड के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला बनी हैं। और भारत में 6 जो बनी हैं उनके नाम अगर मैं बताऊं तो उनकी नाम है, सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण, दूसरा है रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरा है किरण मजुमदार शाह और चौथा है फागुनी नायर, पांचवा है माधवी पुरी भूज। माधवी पुरी भूज को याद रखिएगा, ये सेबी के चेयरमैन भी है, राइट, सेबी के चेयरमैन है माधवी पुरी भूज। इनका नाम तो आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि बार बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और लास्ट वन है भारत से, वो है सोमा मंडल। तो इन 6 महिलाओं को भारत की सबसे शक्तिशाली महिला, जो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिला विश्व की है उसमें शामिल किया गया है। और विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं उर्सुला वॉन डेर और ये है वर्तमान में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ओके। इतनी चीजें आप याद रखें। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य से लेकर न्यूज जो है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य से संबंधित न्यूज। तो हाल ही में जापान को, इक्वाडोर को, माल्टा को, मोजाम्बिक को, स्विट्जरलैंड को, याद रखिएगा कितने हो गए, 5 होना चाहिए। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य चुना गया है। कौन सा सदस्य चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो आपको मालूम होगा कि कुल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, वहीं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो हर 2 साल के बाद होते रहता है, यानी 5वां सदस्य करके इसमें चेंज होते रहते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य है।
एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि भारत भी अस्थायी सदस्य था, और भारत जो ना 2 वर्ष 2021 से था। यह कब था? 2021 से। तो 2021 से 2023 तक भारत 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था, और अब इसकी सदस्यता जो है खत्म हो गया। तो भारत की सदस्यता जो अस्थायी 2 वर्षीय सदस्यता था वो समाप्त हो गया है। वहीं जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की सदस्यता दी गई है 1 जनवरी 2023 से। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, और इसमें 5 जो है अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य, और 10 जो है टेम्पोररी यानी अस्थायी सदस्य। 5 परमानेंट सदस्यों की बात करें तो उसमें आता है चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। तो चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन 5 जो है इनके अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा गूगल आउट कीजिए, और सर्च करना चाहिए आपको भी। आइए अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जो है इंपॉर्टेंट वो ये कि अमेरिका में अब समलैंगिक यानी सेम सेक्स मैरिज बिल को मान्यता दे दी गई है, और अमेरिका ऐसा करने वाला 33वां देश से ज्यादा बन गया है। यानी अब तक पूरे विश्व में 33 से ज्यादा कंट्री जो है वो सेम सेक्स मैरिज बिल को मान्यता दे चुका है। सेम सेक्स मैरिज बिल को यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता अब अमेरिका के द्वारा दे दिया गया। अगला जो न्यूज है वो बेंजामिन नेतन्याहू से। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की हम सिर्फ बात करेंगे। बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, हम सिर्फ उसकी बातें कर रहे हैं। यहां पर देख रहे होंगे पिक्चर में आप अनिल कुमार लाहौटी को। तो अनिल कुमार लाहौटी क्या बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जो हैं रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन के साथ साथ ये सीईओ भी हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन अभी हाल ही में किनको बनाया गया, तो आप आंसर में मारिएगा अनिल कुमार लाहौटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें रेलवे से, तो वर्तमान में अभी रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। वहीं ये आपका जो रेलवे का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 1853 में अगर आप देखेंगे तो 1853 16 अप्रैल 1853 को पहले बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी भारत में, मुंबई बोरी बांदर से थाने के बीच में, और टोटल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था। एक चीज और मैं बता दूं कि एक खास बात कि रेलवे का अपना शुभांकर है। शुभांकर बोले तो मैस्कॉट है, जिसका नाम है भोलू। याद रखिएगा, भोलू। एक छोटा सा हाथी आपने देखा होगा, छोटा सा हाथी जो लालटेन लिए हुए रहता है, एक लालटेन लिए हुए रहता है, आपने मैस्कॉट देखा होगा। तो वो मैस्कॉट है रेलवे का, छोटा सा हाथी, भोलू उसका नाम है। तो अगर आपसे पूछता है कि रेलवे का मैस्कॉट क्या है, तो भोलू उसका नाम है, छोटा सा हाथी जो लालटेन लिए हुए घूमता फिरता है, राइट। और पहली बार ट्रेन भारत में कब चला था? पैसेंजर ट्रेन 1853 को चला था, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। अगला इंपॉर्टेंट नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की अगर हम बात करें, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में खास करके बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जामों में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड है। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जो कि इंडिया में बेस्ड है। फिक्की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच इज अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड दैट वाज फाउंडेड इन 1927। जो फिक्की का स्थापना हुआ था वह 1927 में 1927 में हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में। इतनी चीजें आप फिक्की से याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट में नए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं शुभ्रकांत पांडा को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसका 1927 में हुआ था। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यह कोई गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन नहीं है, बल्कि नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। अगली बात अगर हम करें तो ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की अगर बात करें तो ओएनजीसी के नया चेयरमैन चुना गया है अरुण कुमार सिंह। ये पहले बीपीसीएल के थे,
तो बीपीसीएल से अब छोड़कर ओएनजीसी के इनको नया चेयरमैन, ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार सिंह को। वहीं फिक्की के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो सूर्यकांत पांडा को। रेलवे के नया बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी। फिक्की के नए चेयरमैन सूर्यकांत पांडा और ओएनजीसी के नए चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार सिंह। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है अपॉइंटमेंट से ही, वो ये सुष्मिता शुक्ला। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सुष्मिता शुक्ला। तो सुष्मिता शुक्ला को, जो कि भारतीय मूल की हैं, फेडरल रिजर्व बैंक, और ये फेडरल रिजर्व बैंक कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया है। तो यह काफी गौरवान्वित करने वाला न्यूज है कि सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में फेडरल रिजर्व, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सुष्मिता शुक्ला। अगला जो न्यूज है अपॉइंटमेंट से ही, वो ये कि जल आयोग के नए, यहां पर थोड़ा सा अमेंड कर लीजिए, नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जे चंद्रशेखर अय्यर को। इनको जे चंद्रशेखर अय्यर को केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रतियोगिता दर्पण फरवरी करंट अफेयर्स। अगला जो पार्ट है जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप यह सेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।